Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले इस टॉपिक में से हम 5 शेड्यूल पढ़ चुके हैं, 14 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 103 सेक्शंस जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 5 शेड्यूल और 14 पार्ट के साथ हमने MCQs जो है न्यू पैटर्न पे जो है वो भी साथ में कवर किए थे, तो वो जाके जो है ज़रूर देखेंगे। तो आज की वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए जो है MCQs नहीं करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो MCQs और साथ में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हुए उनको कवर करेंगे। ये वीडियो आपके असिस्टेंट कंपाइलर, वेटरनरी असिस्टेंट, फाइनेंस के अकाउंट असिस्टेंट या डिफरेंट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए जो है यूज़फुल होगी। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे www.homeacademy.in। यहाँ से जाके आप जो है स्टडी मटेरियल रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है आपका वो क्या है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कुछ इसके बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है राज्यसभा में जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, 5 अगस्त 2019 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया। राज्यसभा में पास कब होता है? 5 अगस्त 2019 को जो है वो पास होता है। लोकसभा में जो है कब पास होता है? 6 अगस्त 2019 को पास होता है। और फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है इसे जो मंजूरी देते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, वो कब देते हैं? 9 अगस्त 2019 को देते हैं। फिर अपॉइंटेड डेट जो है वो कब होगी? अपॉइंटेड डेट जो है 31 अक्टूबर 2019 है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ डेट्स जो थे वो याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर यहाँ से कभी बन जाता है, क्योंकि आप जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मे बी कभी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन जाए, तो आप याद रखेंगे कि इसकी अपॉइंटेड डेट क्या है, बाकी जो फैक्ट्स है वो सभी जो है वो यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए आगे। तो आप जानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट थी, उसकी जो है वो ज्योग्राफी और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप था उस पूरे रीजन का, उसे चेंज कर दिया गया है। अब वो कैसे चेंज होता है? एक तो इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनियन टेरिटरी जो है वो लद्दाख की बनती है, दूसरी जो है वो किसकी बनती है? जम्मू कश्मीर की। लद्दाख में जो है करगिल और लेह जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी और यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। इसे जो है गवर्न कौन करेगा? फिर इसे जो है गवर्न जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका जो अपॉइंटेड LG होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहते हैं, तो वो इसे जो है गवर्न करेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसे कि पौडीचेरी में है। तो उस तरीके का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा पौडीचेरी के तरीके का, मतलब जो डायरेक्टली जो है वो गवर्न होगा आर्टिकल 239A से ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो LG होगा और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये जो थे कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। अभी देखिए आगे कुछ और है। आप जानते हैं उसके बाद जो है डीलिमिटेशन जो है वो हुई। तो डीलिमिटेशन या लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कंपोजिशन थी, इस एक्ट में जो है कहा गया था कि डीलिमिटेशन होगी और जो यहाँ की असेंबली की जो है वो इसके पीछे का जो भी मैथमेटिक्स था कि इतनी सीट्स होगी, जो भी था, तो वो सीट कम होगी ज़्यादा होगी तो उसके तहत जो है वो कराई जाएगी। तो आपको पता है कि पहले जो थी वो सीट्स कितनी थी? 107 सीट थी। एस्टवाइल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ 2019 में। और फिर जो है 24 सीट जो थी वो रिजर्व थी POK के लिए। तो जो वर्किंग स्ट्रेंथ थी एक्चुअली में वो कितनी थी? वो 83 सीट्स की ही थी वर्किंग स्ट्रेंथ। अब कुछ चेंजेस आ गई। उस चेंजेस के बाद जो है वो क्या होता है कि ठीक है, डीलिमिटेशन की जो कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो है वो असेंबली की सीट्स को बढ़ाया जाता है। 107 के बाद जो है वो 114 कर दी जाती है, तो 7 सीटें जो है वो बढ़ती हैं। 6 सीटें जो है जम्मू में बढ़ाई और 1 सीट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में बढ़ाई। तो जो पहले 83 हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ थी, अब वो कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। और जो 24 वेकेंट सीट थी वो एज इट इज़ रहती है। फिर जो है नॉमिनेशंस की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात रहती है कि LG जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। 2 पर्सनस को कहा गया था पहले, तो इसमें जो है वो माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनमें से एक को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, बट उनमें एक जो है वो वुमेन जो है होनी चाहिए। वो इस केस में कि अगर वुमेन्स की स्ट्रेंथ जो है कम हो। फिर जो डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है फ्रॉम POK से, उन्हें भी जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं।
अब हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुई, अगर हम देखेंगे 2019 से पहले का जो फ्रेमवर्क था और 2019 के बाद का जो फ्रेमवर्क था उसमें क्या चेंजेस आई, उसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप जानते हैं कि पहले बाई कैमरल जो है वो लेजिस्लेचर था, मतलब यहाँ पर असेंबली तो हुआ ही करती थी और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है और एक यूनिकैमरल जो है वो काउंसिल बनाई गई है। तो यूनिकैमरल जो है वो लेजिस्लेचर जो है वो है अब यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि किस सेक्शन के तहत। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सेक्शन ही पढ़ने वाले हैं, तो आगे पढ़ेंगे ही कि सेक्शन 57 के तहत। पहले आप जानते हैं असेंबली का टेन्योर जो था वो 6 साल का था, अब जो है वो टेन्योर कितना है, 5 साल का है। पहले जो जम्मू कश्मीर गवर्न होता था कैसे होता, जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना आइन था, JNK का कॉन्स्टिट्यूशन, उससे गवर्न होता था, और इंडिया के आइन में जो आर्टिकल 370 था उससे गवर्न होता था। तो अब जो है डायरेक्टली 239A से ही गवर्न होगा। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, पहले पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर आता था, लेकिन अब जो है ये जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ही जो है वो इसे मेंटेन करेगी। तो डायरेक्ट जो कंट्रोल होगा अब यूनियन गवर्नमेंट का होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का अब ये जो है वो लॉ जो बना सकता है वो किस किस पे लॉ बना सकता है। कल मैंने इस पर एक आपको MCQs जो है वो दिया हुआ था। देखिए, जो स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स होते हैं उन पे तो ये लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी जो है बना सकता है, जो भी 7th शेड्यूल में है आइन के। लेकिन जो है 2 चीज़ों पे लॉ नहीं बनाएगा, पब्लिक ऑर्डर पे और पुलिस पे जो है ये लॉ नहीं बनाएगा, यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ठीक है, तो अब जो है हम अपने सेक्शंस की तरफ आएंगे। आपको मैंने कल कहा था कि हमने ये जो पार्ट पढ़ लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, ये 14 पार्ट्स थे, और इन्हीं पार्ट्स में जो है वो सेक्शन जो है वो डिवाइड है। तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेक्शंस। लेकिन देखिए 103 सेक्शन है, तो सभी सेक्शन जो है सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हमें वही इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर लिख तो दूंगा सारे, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पहले भी बने हैं और उम्मीद है कि आगे भी जो है वो बनेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, क्योंकि पूछा जाता है डायरेक्टली कि ये सेक्शन 3 जो है किससे डील करता है, सेक्शन 4 किससे डील करता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो पहला सेक्शन जो है, पहला जो पार्ट आपका है उसका नाम क्या है, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में जो है वो 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं, ये एक शॉर्ट टाइटल है, मतलब नेम ऑफ द एक्ट कहा गया है इसे। तो अगर आप जो है वो जो हमारी कोर्ट की जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे, इसका जो आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे आप, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 370 पेजेस के ऑलमोस्ट है। तो वहाँ पर जो लिखा गया है, जो सेक्शन 1, उसको क्या लिखा गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब नेम ऑफ द एक्ट जो है वो सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 2 को अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट। अब इस एक्ट में बहुत सी डेफिनेशंस का यूज़ किया गया है, उन डेफिनेशंस को यहाँ पर जो है वो, और वो जो की टर्म्स हैं उन्हें जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि इस एक्ट में कुछ लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, अपॉइंटेड डेट, ठीक है, ये एक लफ्ज़ है, तो इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या है। आर्टिकल है, आर्टिकल को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर लफ्ज़ जो है वो एक टर्म जो है वो दी गई है, मतलब इसका मतलब जो था जम्मू एंड कश्मीर जो है एस्टवाइल स्टेट जो थी JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले। और इसी तरीके से लॉ का मतलब दिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या होगा उसका मीनिंग दिया है, ठीक है। नोटिफाइड ऑर्डर जो है वो, यहाँ पर पॉपुलेशन रेशियो जो है, कुछ ऐसी टर्म्स जो भी है इसमें यूज़ होती है, वो सभी का जो है वो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया और उनको डिफाइन किया गया है। फिर पार्ट 2 की बात करेंगे, उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन है। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 3 से जो है स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, तो सेक्शन 3 जो है, फॉर्मेशन है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर। तो अगर सेक्शन 3 जो है पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इसमें कहा गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाई जाएगी विदाउट लेजिस्लेचर। सेक्शन 4 जो है वो क्या डील करता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाई जाएगी विद लेजिस्लेचर।
ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिफ्थ जो है उसमें बोला गया है कि जो सेक्शन फिफ्थ था कि जो गवर्नर है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का वो कॉमन एलजी रहेगा फ़िलहाल। आप जानते हैं पहला फ़िलहाल तो वो कॉमन था, लेकिन बाद में जो उसे चेंज कर दिया गया था, ठीक है, उसे ट्रांसफ़र करके जो है फिर एक एलजी को भेजा गया था। पहले कहा था कि इसके तहत कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट का एलजी है वो कॉमन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा। फिर सेक्शन जो है 6 है कि इसमें यह कहा गया था जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइन, उसकी अमेंडमेंट की गई है। तो कि हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम उस सेक्शन 6 का जो है वो यूज़ कर कर जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, हम उसका यूज़ कर रहे हैं और उसके तहत जो है सारी अमेंडमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो और सेक्शन 7 में बोला गया है कि हम जो है पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की उसको सेव कर रहे हैं, ये सेक्शन 7 में कहा गया है। तो ये जो है फिर थर्ड हमारे पास जो है सबसे बड़ा इसका आर्टिकल, सबसे बड़ा जो है पार्ट रहेगा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? ये रिप्रेजेंटेशन है किसमें? लेजिस्लेचर में। तो इसमें पहले काउंसिल ऑफ द स्टेट्स की बात करेंगे हम, फिर हाउस ऑफ द पीपल की बात करेंगे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 8 है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम जो है वो अमेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेचर में जो है उसे कुछ चेंजेस, उसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी थी। तो वो क्या किया इन्होंने, जो सेक्शन 9 है, अब क्वेश्चन जो मैंने ये रेड से किए ये वाले ज़रा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने रेड से लिखे है ये। सेक्शन 9 कहता है कि एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स इन द राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो मेंबर बैठेंगे उनको कैसे एलोकेट किया जाएगा। तो मैंने आपको कहा है कि ये जम्मू कश्मीर में 4 सीटें जो है वो दी है, जो कि मैंने पहले पढ़ाया है आपको, और जो है लद्दाख में एक भी सीट जो है राज्यसभा में नहीं होगी। फिर हाउस ऑफ द पीपल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन दोनों की होगी। लोकसभा में जो है 5 सीटें जो है जम्मू कश्मीर की होगी और एक जो होगी वो कहाँ की होगी, वो लद्दाख की होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। तो अभी हम सेक्शन 11 12 जो है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 13 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है वो कहा गया है कि जो आर्टिकल 239 है वो अप्लाई यहाँ पर होगा, जैसे कि पौडीचेरी का मॉडल है उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर जो है वो अप्लाई होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यही मेंशन किया गया है कि पौडीचेरी की तरह जो है यहाँ पर जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो अप्लाई होगा आर्टिकल 239A। 14 की बात करेंगे, जो हमारी लेजिस्लेटिव जो है वो असेंबली होगी उसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है और उसकी कंपोजिशन की बात की गई है। और यहाँ पर बात की गई थी 15 में कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेंस की होगी, कि एलजी के पास वो पावर है वो नॉमिनेट करेंगे 2 वुमेंस को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि यहाँ पर 15 में अगर पूछा जाए कि तो किसकी बात की गई है, कि एलजी जो है वो नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेंस को। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वालिफिकेशन जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो ड्यूरेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली की पहले 6 साल थी, अब जो है 5 साल होगी। फिर जो है स्पीकर्स की बात करेंगे 19 में, कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वो किस में डिस्कस किया गया 19 में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अभी देखिए इतने ज़्यादा जो है वो सेक्शंस है, लेकिन आप हर सेक्शन जो है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ही है जो पढ़ने चाहिए आपको। तो एक सेक्शन जो है 21 है कि वो ये कहता है कि स्पेशल एड्रेस होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का असेंबली के लिए। जब भी असेंबली शुरू होती है आप देखते हैं कि एलजी का जो है वो एक जो है वो एड्रेस होता है। फिर जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 जो है वो किसके रिलेटेड है? पावर के, प्रिविलेजेस एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो असेंबली बनी है उनकी क्या पावर्स है, क्या प्रिविलेजेस होंगे, तो उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये बात करेंगे कि जो 36 है, देखिए जो फाइनेंशियल बिल्स आते हैं उनके रिलेटेड जो है वो प्रोसीजर है। अब जो प्रोविजंस यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, लेकिन आप जानते हैं जो एसेंट जो है वो बिल की जो है वो कौन देते हैं? एलजी देंगे। अगर कोई बिल आता है
तो उसमें जो है वो 38 में जो है वो ये कहा गया है सेक्शन 8 में कि जो एसेंट टू बिल्स जो है वो कौन देंगे, वो एलजी देंगे। और फिर जो है कोई बिल जो है वो रिजर्व रखा जाता है फॉर कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट, तो ये होगा सेक्शन 39 में। 41 में जो है जब भी आपका हमारा बजट पास होता है, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे ही, तो एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, 41 में दिए गए हैं। इसमें से फिर 47 जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की है, आप जानते हैं कि उसको भी जो है वो चेंज कर दिया गया था, और अब जो है 5 लैंग्वेजेस को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है फिर कही गई थी कि जो उर्दू होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जो है वो एज इट इज़ जो है उसका यूज़ किया जाएगा। तो लैंग्वेज जो है वो टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स एंड बिल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो 47 जो है में जो है वो डिस्कस किया गया था। ठीक है, 40 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 47 में डिस्कस किया गया था। ये 48 में कहा गया था कि लैंग्वेज जो है वो एक्ट और बिल्स वगैरह के लिए जो है कौन सी यूज़ होगी, 48 में। नेक्स्ट हमारे पास है 50। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो है कि पूछा जाता है कि जो पावर है ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस, वो कौन सा होगा, आर्टिकल 52। अब यहाँ पर कुछ ऐसे है कि जो पहले एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। एक तो 56 है, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द एलजी, कि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन कोई भी काम करता है सीएम चीफ मिनिस्टर, तो वो जो है उसकी ये ड्यूटी है कि वो जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है किसको देगा, वो एलजी को देगा। तो ये जो है वो 56 में है। और हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो एबॉलिश कर दिया गया है, तो ये जो है वो 57 में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है 53 भी इंपॉर्टेंट है कि पहले यहाँ पर मिनिस्टर जो है वो उनकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आप जानते हैं कि आप जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है अभी वर्किंग वो 90 है, तो इसके 10% जो है वो मिनिस्टर बनेंगे। तो ये कहा गया था 53 में कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर जो होगी वो सिर्फ 10% ऑफ द असेंबली स्ट्रेंथ जो है वो रहेगी। फिर जो है पार्ट 4 जो है वो लद्दाख के लिए है, तो 58 इसमें जो है एक ही सेक्शन है, तो ये याद रख लेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि लद्दाख के लिए जो है वो कौन सा सेक्शन है, 58 है, कि इसमें जो अपॉइंटमेंट होगी एलजी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, तो कौन होगा, वो 58 सेक्शन के तहत। अब इम्पॉर्टेंट है डीलिमिटेशन का, क्योंकि पार्ट 5 में जो है इसको डील किया गया है। तो पार्ट 5 में कहा गया है कि जो डीलिमिटेशन होगी, जैसे कि उसकी डेफिनेशंस वगैरह पहले जो है वो, और उसका प्रोसेस जो है वो पहले 59 में जो है वो बयान किया गया है। 60 में जो है वो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की गई है, और जो है 61 में जो है पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो है वो बात की गई है कि वो डीलिमिटेशन जो ऑर्डर होगा उसे जो है वो अप टू डेट रखेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास 62 है, उसमें ये बोला गया जो 2011 का सेंसस था उसी की बेसिस पे जो है रीएडजस्टमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज की। फिर जो है इम्पोर्टेंट जो है वो 6 है, जिसमें SC ST की बात की गई है। 65 में जो है वो शेड्यूल कास्ट की जो है एप्लीकेबिलिटी है, और 66 में जो है वो शेड्यूल ट्राइब से जो है वो रिलेटेड है। तो ये दोनों आर्टिकल्स भी आप याद रख लेंगे। फिर जो है फाइनेंस एंड मशीनरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो 67 में जो है कंसोलिडेटेड फंड जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, उसकी बात की गई है। 68 में जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, और 69 में जो है कॉन्टीजेंसी फंड की जो है वो बात की गई है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जो ऑडिट होगा हमारा, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 72 में है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो CAG जो है वो देंगे, वो किसके तहत होगा, सेक्शन 72 के तहत होगा। नेक्स्ट हमारे पास 73 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसका। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है फेल हो जाती है, यहाँ पर फिर से जो है गवर्नमेंट जो है टूट जाती है, तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगेगा, तो वो सेक्शन जो है वो 73 के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, कि क्वेश्चन जो है बार बार आया भी है कि जो हाई कोर्ट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए रहेगा, ये कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। तो ये सेक्शन जो है 75 में जो है इसको जो है वो बयान किया गया है।
फिर जो है वो कुछ यहाँ पे याद रखेंगे 76, 77, 78, ये बेसिकली जो है वो कोर्ट से ही रिलेटेड है, बार काउंसिल से, एडवोकेट उनके प्रोविजन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट थे। फिर अगर हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, इसमें सेक्शन रहेगा सेक्शन 79 के एडवोकेट जनरल जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में होगा। तो उसके सारे प्रोविजंस, उसके काम, उसकी अपॉइंटमेंट, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फिर जो है एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वो ये है सेक्शन के 83 है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रेवेन्यूज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 83 में है। और 81 जो होता है वो लद्दाख के लिए होगा। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो एसेट है लाइबिलिटीज़ है उसके लिए एक कमेटी बनी थी। ठीक है, तो वो डिवाइड कर दिया गया था दोनों यूनियन टेरिटरीज़ में। फिर कॉरपोरेशंस जो है ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसके सारे जो भी प्रोविजंस है कॉरपोरेशन के, जैसे कि हम टूरिज़म बोर्ड हमारा है, ठीक है, पावर डिपार्टमेंट है, बैंक है, तो उनके रिलेटेड जो है वो जो बने हुए थे प्रोविजंस वो 85 में जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो 88 होगा, ऑगमेंट कैडर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसके सारे जो भी प्रोविजंस होंगे वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड, वो ऑगमेंट कैडर से रिलेटेड, वो 88 में जो है डिस्कस किए गए हैं। फिर जो है 93 की अगर हम बात करते हैं, इसमें पीएससी की बात की है, इसके रिलेटेड प्रोविजन है, पीएससी का क्या स्टेटस रहेगा। ठीक है, तो इसके प्रोविजन जो है वो 93 में डिस्कस किए गए हैं। फिर लास्ट में जो है लीगल और मिसलेनियस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो एक ही इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 103, पावर टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ जो है, तो ये हमारा लास्ट भी है सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जो है वो पावर में जो है वो गैप रहेगा, तो उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जाए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में जो है वो गैप रहेगा, तो वो आप जानते हैं कि एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, तो पावर में गैप रहता है, तो उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पर जो है वो रहेंगे। तो ये सेक्शन जो है 103 तक। तो सभी सेक्शन जो है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने रेड में मार्क भी किया है, वो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये फिलहाल हमने जो है वो इसके 5 शेड्यूल्स भी पढ़ लिए, 14 पार्ट्स भी पढ़ लिए, और 103 सेक्शंस को भी जो है ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर लिया। साथ में जो है इन दो के एमसीक्यूज भी कवर कराए थे। अब जो एमसीक्यूज होंगे वो इन तीनों को कवर करके होंगे, और साथ में जो है पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी होंगे पुराने पेपरों में, और अभी जो लेटेस्ट जो एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो वो उन्हें भी जो है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।